कई दिन के बाद कावस जी की शीरी से पार्क में मुलाकात हुई। वो इसी अवसर की खोज में थे। उनका स्वर्ग तैयार हो चुका था, केवल उसमें शीरी को प्रतिष्ठित करने की कसर थी। उस शुभ दिन की कल्पना में वो पागल से हो रहे थे। गुलशन को उन्होंने उसके मैके भेज दिया था। भेज क्या दिया था, वह रूठ कर चली गई थी। जब शीरी उनकी दरिद्रता का स्वागत कर रही है, तो गुलशन की खुशामद क्यों की जाए। लपक कर शीरी से हाथ मिलाया और बोले, आप खूब मिली, मैं आज आने वाला था। शीरी ने गिला करते हुए कहा, आपकी राह देखते देखते आंखें थक गई। आप भी जवानी हमदर्दी ही करना जानते हैं। आपको क्या खबर, इन कई दिनों से मेरी आंखों में कितने आंसू बहे। कावस जी ने शीरी बानों की उत्कंठापूर्ण मुद्रा देखी, जो बहुमूल्य रेशमी साड़ी की आव से और भी दमक उठी थी, और उनका हृदय अंदर से बैठता हुआ जान पड़ा। उस छात्र की सी दशा हुई, जो आज अंतिम परीक्षा पास कर चुका हो और जीवन का प्रश्न उसके सामने अपने भयंकर रूप में खड़ा हो। काश वह कुछ दिन और परीक्षाओं की भूल भुलैया में जीवन के स्वप्नों का आनंद ले सकता। उस स्वप्न के सामने यह सत्य कितना डरावना था। अभी तक कावस जी ने मधुमक्खी का शहद ही चखा था। इस समय वह उनके मुंह पर मंडरा रही थी, और वह डर रहे थे कि कहीं डंक न मारे। कभी भी आवाज से बोले, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैंने तो शापूर को बहुत समझाया था। शीरी ने उनका हाथ पकड़कर एक बेंच पर बिठा दिया और बोली, उन पर अब समझाने बुझाने का कोई असर न होगा, और मुझे ही क्या गरज पड़ी है कि मैं उनके पांव सहलाती रहूं। आज मैंने निश्चय कर लिया है, अब उस घर में लौटकर न जाऊंगी। अगर उन्हें अदालत में जलील होने का शौक है, तो मुझ पर दावा करें, मैं तैयार हूं। मैं जिसके साथ नहीं रहना चाहती, उसके साथ रहने के लिए ईश्वर भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। अदालत क्या कर सकती है। अगर तुम मुझे आश्रय दे सकते हो, तो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी। तब तक तुम मेरे पास रहोगे। अगर तुम में इतना आत्मबल नहीं है, तो मेरे लिए दूसरे द्वार खुल जाएंगे। अब साफ साफ बतलाओ, क्या वह सारी सहानुभूति जवानी थी। कावस जी ने कलेजा मजबूत करके कहा, नहीं नहीं शीरी, खुदा जानता है कि मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है। मगर गुलशन को क्या करोगे। उसे तलाक दे दूंगा। हाँ, यही मैं भी चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी इसी दम। शाहपुर से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। कावस जी को अपने दिल में कंपन का अनुभव हुआ। बोले, लेकिन अभी तो वहां कोई तैयारी नहीं है। मेरे लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। तुम सब कुछ हो। टैक्सी ले लो, मैं इसी वक्त चलूंगी। कावस जी टैक्सी की खोज में पार्क से निकले। वह एकांत में विचार करने के लिए थोड़ा सा समय चाहते थे। इस बहाने से उन्हें समय मिल गया। उन पर अब जवानी का वह नशा न था, जो विवेक की आंखों पर छाकर बहुधा हमें गड्ढे में गिरा देता है। अगर कुछ नशा था, तो अब तक हिरन हो चुका था। वह वह किस फंदे में गला डाल रहे हैं, वह खूब समझते थे। शाहपुर जी उन्हें मिट्टी में मिला देने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, यह भी उन्हें मालूम था। गुलशन उन्हें सारी दुनिया में बदनाम कर देगी, यह भी वह जानते थे। ये सब विपत्तियां झेलने को वह तैयार थे। शाहपुर की जबान बंद करने के लिए उनके पास काफी दलीलें थी। गुलशन को भी स्त्री समाज में अपमानित करने का उनके पास काफी मसाला था। डर था तो यह कि शीरी का यह प्रेम टिक सकेगा या नहीं। अभी तक शीरी ने केवल उनके सौजन्य का परिचय पाया है।
केवल उनकी न्याय, सत्य और उदारता से भरी बातें सुनी है। इस क्षेत्र में शापूर जी से उन्होंने बाजी मारी है, लेकिन उनके सौजन्य और उनकी प्रतिमा का जादू उनके बेसरो सामान घर में कुछ दिन रहेगा, इसमें उन्हें संदेह था। हलवे की जगह चुपड़ी रोटियां भी मिले तो आदमी सब्र कर सकता है, रूखी भी मिल जाए तो वह संतोष कर लेगा, लेकिन सूखी घास सामने देखकर तो ऋषि मुनि भी जामे से बाहर हो जाएंगे। शीरी उनसे प्रेम करती है, लेकिन प्रेम के त्याग की भी तो सीमा है। 2-4 दिन भावुकता के उन्माद में यह सब्र कर ले, लेकिन भावुकता कोई टिकाऊ चीज तो नहीं है। वास्तविकता के आघातों के सामने यह भावुकता कै दिन टिकेगी। उस परिस्थिति की कल्पना करके कावस जी कांप उठे। अब तक वह रनिवास में रही है। अब उसे एक खपरेल का कॉटेज मिलेगा, जिसकी फर्श पर कालीन की जगह टाट भी नहीं है। कहां वर्दीपोश नौकरों की पलटन, कहां एक बुढ़िया मामा की संदिग्ध सेवाएं जो बात बात पर भुनभुनाती है, धमकाती है, कोसती है। उनका आधा वेतन तो संगीत सिखाने वाले मास्टर ही खा जाएगा। और शापूर जी ने कहीं ज्यादा कमीनापन से काम लिया तो उनको बदमाशों से पिटवा भी सकते हैं। पिटने से वह नहीं डरते, यह तो उनकी फतह होगी, लेकिन शीरी की भोग लालसा पर कैसे विजय पाएंगे? बुढ़िया मामा जब मुंह लटकाए आकर उसके सामने रोटियां और सालन परोस देंगी, तब शीरी के मुख पर कैसे विदग्ध विरक्ति छा जाएगी। कहीं वह खड़ी होकर उनको और अपनी किस्मत को कोसने न लगे। नहीं, अभाव की पूर्ति सौजन्य से नहीं हो सकती। शीरी का वह रूप कितना विकराल होगा। सहसा एक कार सामने से आती दिखाई दी। कावस जी ने देखा, शापूर जी बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ उठाकर कार को रुकवा लिया और पीछे दौड़ते हुए जाकर शापूर जी से बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? यूं ही जरा घूमने निकला था। शीरी बानो पार्क में है, उन्हें भी लेते जाइए। वह तो मुझसे लड़कर आई हैं कि अब इस घर में कभी कदम न रखूंगी। और आप सैर करने जा रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं बैठ कर रोऊं? वह बहुत रो रही हैं। सच, हाँ बहुत रो रही हैं, तो शायद उसकी बुद्धि जाग रही है। तुम इस समय उन्हें मना लो तो वह हर्ष से तुम्हारे साथ चली जाए। मैं परीक्षा करना चाहता हूं कि वह बिना मनाए मानती है या नहीं। मैं बड़े असमंजस में पड़ा हुआ हूं, मुझ पर दया करो, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं। जीवन में जो थोड़ा सा आनंद है, उसे मनावन के नाट्य में नहीं छोड़ना चाहता। कार चल पड़ी और कावस जी कर्तव्य भ्रष्ट से वहीं खड़े रह गए। देर हो रही थी। सोचा, कहीं शीरी यह न समझ ले कि मैंने भी उसके साथ दगा की। लेकिन जाऊं भी तो क्यों कर? अपने संपादकीय कुटीर में उस देवी को प्रतिष्ठित करने की कल्पना ही उन्हें हास्यास्पद लगी। वहां के लिए तो गुलशन ही उपयुक्त है। कुड़ती है, कठोर बातें करती है, रोती है, लेकिन वक्त से भोजन तो देती है। फटे हुए कपड़े को रफू तो कर देती है। कोई मेहमान आ जाता है तो कितने प्रसन्न मुख से उसका आदर सत्कार करती है, मानो उसके मन में आनंद ही आनंद है। कोई छोटी सी चीज भी दे दी तो कितना फूल उठती है। थोड़ी सी तारीफ करके चाहे उससे गुलामी करवा लो। अब उन्हें अपनी जरा जरा सी बात पर झुंझला पड़ना, उसकी सीधी सी बातों का टेढ़ा जवाब देना विकल करने लगा। उस दिन उसने यही तो कहा था कि उसकी छोटी बहन की 10-12 गिरह पर कोई उपहार भेजना चाहिए। उस दिन उसने यही तो कहा था कि उसकी छोटी बहन की साल गिरह पर कोई उपहार भेजना चाहिए। इसमें बरस पड़ने की कौन सी बात थी?
माना वह अपना संपादकीय नोट लिख रहे थे, लेकिन उनके लिए संपादकीय नोट कितना महत्वपूर्ण रहता है? क्या गुलशन के लिए उपहार भेजना उतना ही या उससे ज्यादा महत्व नहीं रखता? बेशक उनके पास उस समय रुपए न थे, तो क्या वह मीठे शब्दों में यह नहीं कह सकते थे कि डार्लिंग, मुझे खेद है, अभी हाथ खाली है, 2-4 रोज में मैं कोई प्रबंध कर लूंगा। यह जवाब सुनकर वह चुप हो जाती और अगर कुछ भुनभुना ही लेती तो उनका क्या बिगड़ जाता था? अपनी टिप्पणियों में वह कितनी शिष्टता का व्यवहार करते हैं। कलम जरा भी गर्म पड़ जाए तो गर्दन नापी जाए। गुलशन पर वह क्यों बिगड़ जाते हैं? इसलिए कि वह उनके अधीन है और उन्हें रूठ जाने के सिवा कोई दंड नहीं दे सकती। कितनी नीच कायरता है कि हम सबलों के सामने दुम हिलाएं और जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर रही है उसे काटने दो। सहसा एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया और सामने आते ही उस पर से एक स्त्री उतरकर उनकी ओर चली। अरे, यह तो गुलशन है। उन्होंने आतुरता से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोले, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई? मैं अभी अभी तुम्हारा ही ख्याल कर रहा था। गुलशन ने गदगद कंठ से कहा, तुम्हारे ही पास जा रही थी। शाम को बरामदे में बैठी तुम्हारा लेख पढ़ रही थी। न जाने कब झपकी आ गई और मैंने एक बुरा सपना देखा। मारे डर के मेरी नींद खुल गई और तुमसे मिलने चल पड़ी। इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हो? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? रास्ते भर मेरा कलेजा धड़क रहा था। कावस जी ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूं। तुमने क्या सपना देखा? मैंने देखा जैसे तुमने एक रमणी को कुछ कहा है और वह तुम्हें बांध कर सीटे लिए जा रही है। कितना बेहुदा स्वप्न है और तुम्हें इस पर विश्वास भी आ गया। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि स्वप्न केवल चिंतित मन की कीड़ा है। तुम मुझसे छिपा रहे हो। कोई न कोई बात हुई है जरूर। तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। अच्छा, तुम इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? यह तो तुम्हारे पढ़ने का समय है। यूं ही जरा घूमने चला आया था। झूठ बोलते हो। खा जाओ मेरे सर की कसम। अब तुम्हें एतबार ही ना आए तो क्या करूं? कसम क्यों नहीं खाते? कसम को मैं झूठ का अनुमोदन समझता हूं। गुलशन ने फिर उनके मुख पर तीव्र दृष्टि डाली। फिर एक क्षण के बाद बोली, अच्छी बात है, चलो घर चलें। कावस जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर मुझसे लड़ाई करोगे। सरकार से लड़कर भी तुम सरकार की अमलादारी में रहते हो कि नहीं? मैं भी तुमसे लड़ूंगी, मगर तुम्हारे साथ रहूंगी। हम इसे कब मानते हैं कि यह सरकार की अमलादारी है? यह तो मुंह से कहते हो। तुम्हारा रोवा रोवा इसे स्वीकार करता है। नहीं तो तुम इस वक्त जेल में होते। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैं अकेली नहीं जाने की। आखिर सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कावस जी ने बहुत कोशिश की कि गुलशन वहां से किसी तरह चली जाए, लेकिन वो जितना ही इस पर जोर देते थे उतना ही गुलशन का आग्रह भी बढ़ता जाता था। आखिर मजबूर होकर कावस जी को शीरी और शाहपुर के झगड़े का वृत्तांत कहना ही पड़ा। यद्यपि इस नाटक में उनका अपना जो भाग था उसे उन्होंने बड़ी होशियारी से छिपा देने की चेष्टा की। गुलशन ने विचार करके कहा, तो तुम्हें भी यह सनक सवार हुई? कावस जी ने तुरंत प्रतिवाद किया, कैसी सनक? मैंने क्या किया? अब यह तो इंसानियत नहीं है कि एक मित्र की स्त्री मेरी सहायता मांगे और मैं बगले झांकने लगूं। झूठ बोलने के लिए बड़ी अकल की जरूरत होती है प्यारे, और वह तुम में नहीं है, समझे? चुपके से जाकर शीरी बानू को सलाम करो और कहो कि आराम से अपने घर में बैठे। सुख कभी संपूर्ण नहीं मिलता। विधि इतना घोर पक्षपात नहीं कर सकता।
गुलाब में कांटे होते ही हैं। अगर सुख भोगना है तो उसे उसके दोषों के साथ भोगना पड़ेगा। अभी विज्ञान ने कोई ऐसा उपाय नहीं निकाला कि हम सुख के कांटों को अलग कर सके। मुफ्त का माल उड़ाने वाले को अय्यासी के सिवा और सूझेगी क्या? अगर धन सारी दुनिया का विलास न मोल लेना चाहे तो वह धन ही कैसा? शीरी के लिए भी क्या वे द्वार नहीं खुले हैं? शापूर जी के लिए खुले हैं। उससे कहो शापूर के घर में रहे, उनके धन को भोगे और भूल जाए कि वह शापूर की स्त्री है। उसी तरह जैसे शापूर भूल गया है कि वह शीनी का पति है। जलना और कुढ़ना छोड़कर विलास का आनंद लुटे। उसका धन एक से एक रूपवान विद्वान नवयुवकों को खींच लाएगा। तुमने ही एक बार मुझसे कहा था कि एक जमाने में फ्रांस में धनवान विलासिनी महिलाओं का समाज पर आधिपत्य था। उनके पति सब कुछ देखते थे और मुंह खोलने का साहस न करते थे। और मुंह क्या खोलते, वे खुद इसी धुन में मस्त थे। यही धन का प्रसाद है। तुमसे न बने तो चलो मैं शीनी को समझा दूं। अय्यास मर्द की स्त्री अगर अय्यास न हो तो यह उसकी कायरता है, लतखोरपन है। कावस जी ने चकित होकर कहा, लेकिन तुम भी तो धन की उपासक हो। गुलशन ने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं तो यही तो जीवन का शाप है। गुलशन ने शर्मिंदा होकर कहा, यही तो जीवन का शाप है। हम इसी चीज पर लपकते हैं जिसमें हमारा अमंगल है, सत्यानाश है। मैं बहुत दिन पापा के इलाके में रही हूं। चारों तरफ किसान और मजदूर रहते थे। बेचारे दिन भर पसीना बहाते थे, शाम को घर जाते। अय्याशी और बदमाशी का कहीं नाम न था। और यहाँ शहर में देखती हूँ कि सभी बड़े घरों में यही रोना है। सब के सब हथकंडों से पैसे कमाते हैं और अस्वाभाविक जीवन बिताते हैं। आज तुम्हें कहीं से धन मिल जाए तो तुम भी शापुर बन जाओगे निश्चय। तब शायद तुम भी अपने बताए हुए मार्ग पर चलोगी। क्यों? शायद नहीं, अवश्य।